हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आज हम देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको 3 केसेस में डिवाइड कर देते हैं ताकि ये हमें आसानी से समझ में आ जाए। पहला केस हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, केस 1 कि हम रोटेशन करेंगे अबाउट द ओरिजिन। फर्स्ट केस में हम ओरिजिन के अबाउट इसको रोटेट कराएंगे। तो रोटेशन अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो रोटेशन कैसे होगा, सारी बात को अच्छे से समझेंगे। देखिए यहां पर हमारे पास क्या है कि एक आर्गेंट प्लेन है। इस आर्गेंट प्लेन में कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कह देते हैं, सपोज यहां Z1 कह देते हैं। ठीक है, इसको मुझे रोटेट करना है, अबाउट द ओरिजिन रोटेट कराना है। अब अगर ओरिजिन को Z1 से मिला देंगे और अब रोटेट कराने के बाद यहां पर इसको Z2 पे ले आते हैं, तो हमें बताना क्या है, Z2 बताना है। रोटेशन किसका हो रहा है, Z1 का हो रहा है, अबाउट द ओरिजिन हो रहा है। रोटेशन के बाद इसको हमने ओरिजिन से मिला दिया। कितने डिग्री से रोटेट किया, यहां पर ये वाला एंगल हमें पता होता है, अल्फा डिग्री से इसको रोटेट किया। ठीक है, और साथ में यहां पर जो Z1 का मोड है ना, यहां पर इसका मोड कितना होगा, Z1 मोड होगा, और इसका मोड कितना होगा, Z2 मोड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, अभी इसके मोड को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब रोटेट करने से पहले जो मोड है, रोटेट करने के बाद भी वही मोड है। तो हम यहाँ कहेंगे कि Z1 का जो मोड है दैट इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z2। तो अभी यहाँ पे इसके मॉडुलस को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हैं। इस केस में अगर मैं इसकी Z1 और Z2 की यूलर फॉर्म लिखता हूं तो Z1 की यूलर फॉर्म कितनी हो जाएगी, मोड ऑफ Z1 इंटू ई रेज टू द पावर आई। ठीक है, आर्ग्यूमेंट Z1 का आर्ग्यूमेंट कितना, सपोज यहां पर Z1 का आर्ग्यूमेंट है हमारे पास थीटा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी। और मुझे निकालना क्या है, Z2 निकालना है। तो Z2 की यूलर फॉर्म अगर मैं लिखूंगा तो कितने हो जाएगी, Z2 इज इक्वल्स टू कितना, मॉड ऑफ Z2 इंटू ई रेज टू द पावर आई थीटा, और प्लस अल्फा इसके अंदर और आ जाएगा, क्योंकि इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा होगा यहां पर। अब यहां पर दूसरी इक्वेशन हमारी हो गई। इसमें 2 पॉइंट का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर ये जो अल्फा है इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, मतलब रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर हमने रोटेशन क्लॉकवाइज लिया है, मतलब रोटेशन को इधर लिया है, तो ये एंगल कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमें याद रहने चाहिए। पहला कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो अल्फा होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अल्फा कंसीडर किया जाएगा। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल होगा वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा। अभी हमारे केस में जो हमने रोटेशन किया है वो एंटी क्लॉकवाइज किया है, उसके हिसाब से हमने दोनों की यूलर फॉर्म लिख दी। अब अगर मैंने इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 2 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, इक्वेशन 1 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास Z2 बाई Z1 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना आ जाएगा, Z2 का मॉड इंटू ई रेज टू द पावर आई थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई Z1 का मॉड इंटू ई रेज टू द पावर आई थीटा। अब क्योंकि मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहां पर हमें मिल जाएगा Z2 बाई Z1 इज इक्वल्स टू, जब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो ये थीटा ऊपर जाके माइनस थीटा हो जाएगा, और फिर थीटा से थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ई रेज टू द पावर आई अल्फा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा इस तरह से अगर हम लिख दें, Z2 इज इक्वल्स टू Z1 इधर आ गया, इंटू ई रेज टू द पावर आई अल्फा। तो यहां पर मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो ई रेज टू द पावर आई अल्फा है ना, दिस इज रोटेटिंग फैक्टर। इसको हमने क्या कह दिया, रोटेटिंग फैक्टर कह दिया। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देखिए हम किस तरह से पढ़ेंगे। हमें रोटेशन किसका करना था, Z1 का करना था। रोटेशन करके जो कॉम्प्लेक्स बना वो कितना हो गया, Z2 बना। तो देखो रोटेशन करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बना
दैट इज इक्वल्स टू रोटेशन करने से पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इनटू रोटेटिंग फैक्टर। तो इसको बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। अभी ये हमारा केस 1 हो गया है। केस 1 में हमने क्या लिया था कि एक तो रोटेशन अबाउट ओरिजिन था, दूसरा मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट था, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। अच्छा, केस 2 में हम क्या करते हैं, केस 2 में हमने ले लिया कि रोटेशन अबाउट द ओरिजिन रखेंगे, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड को डिफर कर देंगे, मैग्नीट्यूड को चेंज कर देंगे। तो अभी केस 2 हमारा क्या रहेगा, रोटेशन अबाउट ओरिजिन, ठीक है, और यहां पर जो मैग्नीट्यूड है रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद, तो Z1 का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर नहीं है Z2 के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो ये डिफर करेगा कैसे, आर्गेंट प्लेन में आते हैं दोबारा, यहां पर मैंने बना दिया, जैसे कि हम जानते हैं कि ये रियल एक्सिस होता है और ये क्या होता है हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहां Z1 है सपोज, ठीक है, तो Z1 है, Z1 का जो पोजीशन है वो Z1 मान लेते हैं। अब ये ओरिजिन है, रोटेशन हमें ओरिजिन के अलोंग ही करना है, तो यहाँ पर इसको मिला दिया। अब रोटेशन किया अल्फा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और साथ में उसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज करा दिया। तो वो सपोज हम मान लेते हैं Z2 पे आ जाता है, तो देखिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया और रोटेशन भी हो गया। और रोटेशन कितने डिग्री से कराया, इधर अल्फा से करा दिया, ठीक है, अल्फा डिग्री से इसको मान लेते हैं कि अल्फा एंगल से इसका रोटेशन करा दिया। ओके, इसको थोड़ा यहां से इरेज करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर हम क्या कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड को भी बदल दिया हमने, रोटेट तो कराया ही लेकिन साथ में इसके मैग्नीट्यूड को भी बदल दिया। तो मैग्नीट्यूड को बदल दिया तो यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई है कि ये एक्सप्रेशन को एज इट इज में नहीं लगा सकता हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। वेक्टर में क्या होता है कि अगर कोई ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो अगर कोई पॉइंट, अगर कोई वेक्टर है ओ ए, ठीक है, तो उसका यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ओ ए का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। वैसे ही यहां पर ओ ए जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में है, तो यहां पर ओ ए का यूनिट पार्ट मैं निकालूंगा, ठीक है। इसी तरह से ओ बी, ठीक है, ओ बी एक वेक्टर मान के चलो आप, और ओ बी का यूनिट वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो ओ ए का यूनिट वेक्टर और ओ बी के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। तो हमने क्या किया कि यहां पर मान लेते हैं सपोज यहां तक आ गया, ठीक है, यूनिट वेक्टर मेरा यहां से यहां तक आ गया, ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये ओ ए का यूनिट वेक्टर है और ओ बी का यूनिट वेक्टर सपोज इतना मान लेते हैं। तो अब ये मेरा यहां से यहां तक ये मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं अपने फर्स्ट केस के हिसाब से कैसे लिखूंगा, तो देखिए रोटेशन करने के बाद यूनिट कितना है। अब यूनिट कैसे निकलता है, हम जानते हैं कि अगर मेरे को Z2 का यूनिट निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, Z2 मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से अगर मुझे Z1 का यूनिट निकालना है तो इसको कैसे निकालूंगा, Z1 अपॉन Z1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि ये वाली मेरी जो आर्म है, ये वाली जो मैग्नीट्यूड है, ये कितना है, दिस इज Z1 अपॉन Z1 का मैग्नीट्यूड, और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है, दिस इज Z2 अपॉन Z2 का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, कैसे, रोटेशन के बाद कितना, Z2 बाई Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रोटेशन से पहले कितना, Z1 बाई Z1 का मैग्नीट्यूड। इसमें हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, e रेज टू द पावर i अल्फा, रोटेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो केस 1 में जो हमने एक्सप्रेशन लिखा उसी की मदद से हमने केस 2 में एक्सप्रेशन लिख दिया। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज करेंगे और लिखेंगे Z2 बाई Z1 इज इक्वल्स टू Z2 का मॉड अपॉन Z1 का मॉड इनटू e रेज टू द पावर i अल्फा, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं Z2 बाई Z1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन मॉड ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो मॉड दोनों पर आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z2 बाई Z1 इंटू ई रेज टू द पावर i अल्फा। तो ये हमारे दूसरे केस का रिजल्ट बन गया है, लेकिन इसमें हमें देखना है कि इस एक्सप्रेशन को किस तरह से याद रखा जा सकता है। तो इसका याद रखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, वो तरीका होगा कि
Z2 बाई Z1, मतलब रोटेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना अपॉन रोटेशन से पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर थी, जो पोजीशन थी Z की, इज इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z1 का मोड, मतलब जो यहां पर लिखा हुआ है इसी का हमें क्या कर देना है, मोड ले लेना है, इनटू रोटेटिंग फैक्टर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अबाउट द ओरिजिन ही रोटेशन होना है, ऐसा भी हो सकता है कि रोटेशन हमें किसी भी एक पॉइंट के अलोंग करना हो, और उस केस में मैग्नीट्यूड भी अलग भी हो सकता है। तब हम क्या करते हैं, एक तीसरा केस बना लेते हैं जो एक जनरल केस भी होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, रोटेशन अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, रोटेशन अबाउट एनी पॉइंट, तो यहां पर कोई भी पॉइंट के अबाउट हमें रोटेशन करना है, और साथ में जो मैग्नीट्यूड है वो भी मेरा डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं है। तो देखिए यहां पर फिर से हम एक आर्गेंट प्लेन बनाते हैं, और यहां पर मान लेते हैं कि मेरा कोई Z1 है, सॉरी अबाउट द एनी पॉइंट कर रहे हैं। तब हम इसको कैसे करेंगे, यहां पे मान लेते हैं कि कोई Z1 है, ठीक है, ये Z1 है, और कोई दूसरी जगह Z2 हो गया, तो मुझे इसको रोटेट करना है, Z1 के अलोंग रोटेट करना है, ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट। अब रोटेशन कैसे करना है, अभी भी मैं मानता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो रोटेट करने के बाद ये Z3 पे आ जाता है। रोटेट कितना कर रहे हैं, फिर से किसी एंगल अल्फा से रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अब अगर मैं इस पॉइंट को A, ठीक है, इसको B और इसको C कह देता हूं, तो देखिए यहां पर जो सेकंड वाला हमने केस लिया था उसके हिसाब से अब हम थर्ड केस आसानी से लिख पाएंगे। कैसे, अब ये जो AB होगा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड अलग है, AB और AC दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, दोनों की लेंथ आपको अलग नजर आ रही होगी, तो AB और AC इन दोनों का यूनिट निकालेंगे। तो AB कितना है मेरे पास, वो Z2 माइनस Z1 है, तो उसका यूनिट कितना हो जाएगा, उसका यूनिट हो जाएगा Z2 माइनस Z1, मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, Z2 माइनस Z1 का मोड। ठीक है, और ये किसके लिए लिखा मैंने, ये किसका यूनिट लिखा, ये लिख दिया मैंने AB का यूनिट। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे AC का यूनिट लिखना है तो AC का यूनिट कितना हो जाएगा, Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 अपॉन इसका मोड, Z3 माइनस Z1 का मोड। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूं फिर से वही कि मेरा मान लेते हैं यहां से AB का जो यूनिट बना वेक्टर वो इतना बना, और AC का जो यूनिट वेक्टर बना है वो इतना बना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। उस हिसाब से फिर हम जब लिखेंगे एक्सप्रेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये मेरा हो जाएगा वेक्टर को रोटेट करने के बाद, मतलब कि रोटेशन के बाद जो पोजीशन बनी वो कितनी है, Z3 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस Z1 का मोड इज इक्वल्स टू कितना, रोटेशन करने से पहले जो यूनिट था वो कितना, वो है मेरे पास Z2 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1। ठीक है, इसका मोड इनटू कितना, रोटेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी है। अब रोटेटिंग फैक्टर कितना रहेगा इसके अंदर, e रेज टू द पावर i, और रोटेशन एंगल कितना है, अल्फा। अल्फा से मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर दिया। इस एक्सप्रेशन को हम आगे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, Z3 माइनस Z1, ठीक है, Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई, यहां से राइट साइड से इसको नीचे लेके आएंगे तो Z2 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, Z3 माइनस Z1 का मोड डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 का मोड एज इट इज रहेगा, इनटू रोटेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर i अल्फा। ठीक है, वही फिर से दोबारा, ये मोड ऊपर भी है नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड है, तो ये मोड पूरे पे आ जाएगा। तो कितना बनेगा यहाँ, Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू मोड Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 इंटू e रेज टू द पावर i अल्फा। तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा केस हो गया, इसको मैं जनरल केस भी कहता हूं।
ठीक है, ये जनरल केस है, इसी जनरल केस में पहला और दूसरा भी आ जाएगा। चलिए अब इसमें एक हम सवाल लेते हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस पर बेस्ड एकदम बढ़िया प्रॉब्लम होगी। चलो देखो यहां पर हमने एक सवाल लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट सी। तो सी पर क्या है, यहां पर राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है, सी पर यहां राइट एंगल है और आइसोसेलेस है, ठीक है, देन फाइंड। तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है। तो जैसे कि हमें दिया हुआ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले, और ये राइट एंगल ट्राइंगल मेरा आइसोसेलेस भी है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी आपस में बराबर हो जाएंगी, और जो एंगल सी है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी यहाँ पर पॉइंट हमें इस हिसाब से रखने पड़ेंगे कि सी पर मेरे को 90 डिग्री बनाना है, ये बना दिया 90 डिग्री। बाकी मैंने इधर क्या कर लिया, ए रख लिया और इधर क्या रख लिया, बी रख लिया। ये दोनों साइडें बराबर हैं, ये एंगल 90 डिग्री मतलब π/2 हो गया, ठीक है। अब आप देखो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लगेगा। अब आप देखो कि अगर मैं इसको ऐसा सोचूं कि जो ये सी ए है, ठीक है, इसको मैं रोटेट करता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितने डिग्री से, π/2 से, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी पर आ जाएगा या सी बी पर चला जाएगा। तो रोटेशन के बाद, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं पहले, ये Z1 हो जाएगा ए, और ये Z2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, Z3 हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसमें कंसेप्ट ऑफ रोटेशन लगा रहा हूं तो कैसे लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे तो दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, रोटेशन के बाद कितना बन रहा है, सी बी बन रहा है, मतलब सी बी को कैसे लिखेंगे, Z2 माइनस Z3, कितना लिखेंगे, Z2 माइनस Z3। अब क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों आम आपस में बराबर हैं, तो ये कैंसिल भी हो जाएगी, या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, Z2 माइनस Z3 अपॉन रोटेशन से पहले कितना था, रोटेशन से पहले है Z1 माइनस Z3, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसी का मोड लगाना है, इसी एक्सप्रेशन का मोड लगाना है, तो कितना हो जाएगा, Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3 इंटू रोटेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर i π/2। अब क्योंकि ये दोनों साइडें आपस में बराबर है, सी ए और सी बी आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तब ये कितना आ जाएगा, Z2 माइनस Z3 इज इक्वल्स टू, ये जो डिनोमिनेटर है इसको राइट साइड में लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z3 इंटू ई रेज़ टू द पावर i π/2, ठीक है। अब हम जानते हैं कि e रेज़ टू द पावर i π/2 कितना होता है, दैट इज कितना होता है, पोलर फॉर्म से इसको चेंज कर लेंगे, तो e रेज़ टू द पावर i π/2 की जो एक्सप्रेशन बनता है वो कितना बनता है, cos π/2 प्लस i sin π/2, ठीक है। cos π/2 कितना होता है हमारे पास, 0 होता है, प्लस i sin π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो i आ जाएगा, तो सिंपली दिस विल बी i। तो यहां पर हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, Z2 माइनस Z3 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये i हो जाएगी, इसको i लिख देंगे, तो दैट इज i Z1 माइनस Z3, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में स्क्वायर किया, राइट साइड में स्क्वायर किया, तो लेफ्ट साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड हो जाएगा, सो दैट इज Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3, ठीक है, इज इक्वल्स टू में यहां पर आएगा i स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है वो i की भी पावर है, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर, तो i स्क्वायर लिखा, और फिर इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं साथ में, तो दैट इज व्हाट, Z1 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z1 Z3, ओके। तो i स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज -1, सो द एक्सप्रेशन विल बी Z स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 Z3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगी वैल्यू माइनस, और माइनस से पूरे में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा माइनस Z1 का स्क्वायर माइनस Z3 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z3, ये बन जाएगा। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है यहां पर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो वैसा ही एक्सप्रेशन यहां पर फॉर्म करेंगे, तो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो Z1 यहां से मिलेगा होल स्क्वायर में, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर, ये पहले से इधर है यहां पर, तो ये Z2 का स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पर इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, माइनस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 चाहिए,
तो ये मैंने कर दिया। बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो Z3 का स्क्वायर है वो इधर आके डबल हो जाएगा, बाकी ये वाली जो टर्म है इधर आके प्लस हो जाएगी, ये यहाँ से निकल गया है तो बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ Z2 Z3। एक तो ये वाली टर्म इधर से आ गई, दूसरा ये डबल हो गया क्योंकि यहाँ पर Z3 इधर आएगा तो फिर ये डबल हो जाएगा, तो माइनस ट्वाइस ऑफ Z3 का स्क्वायर। ये वाली टर्म यहाँ पर एज इट इज रहने दी तो प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z3। अब क्योंकि हमने यहाँ पर ये वाली टर्म थी तो नहीं, हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो इसको राइट साइड में भी माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, अब लेफ्ट साइड में तो मेरा फॉर्मूला बन गया। लेफ्ट साइड में क्या बन गया, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बन गया। राइट साइड में इसको फॉर्म करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसका। तो देखो फैक्टराइज कैसे करें, उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से Z3 आ रहा है, यहाँ से Z3 आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा Z2 माइनस Z3 तो मैंने क्या कर दिया, कॉमन पार्ट रख लिया 2, ठीक है, और क्या आ रहा है कॉमन, देखिए तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से कॉमन रखा है इस बात पे ध्यान दो। यहाँ पर इसमें से और इसमें से हम ले रहे हैं 2Z3, तो बचेगा कितना, Z2 माइनस Z3, ठीक है, बच कितना रहा है 2Z3 हम कॉमन रख रहे हैं, इसको इरेज करके लिखते हैं ज़रा। तो यहाँ पर 2Z3 कॉमन रख लिया तो बचेगा कितना, Z2 माइनस Z3। बाकी की जो टर्म्स है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो बाकी की जो दोनों टर्म्स है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2Z1 कॉमन आ रहा है। 2Z1 कॉमन आएगा तो हो जाएगा Z3 माइनस Z2, ठीक है। 2Z1 कॉमन आ रहा है, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, 2Z1 प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, 2Z1 प्लस में कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2Z1 कॉमन लिया तो बचा कितना हमारा यहाँ पर, यहाँ से बचेगा Z3 और यहाँ से बचेगा Z2, तो बचेगा Z3 माइनस Z2। कितना बच रहा है, Z3 माइनस Z2, ये बचेगा Z3 माइनस Z2। अब यहाँ पर एक चक्कर पड़ा, यहाँ पर क्या हुआ, Z2 माइनस Z3 और यहाँ कितना आ रहा है, Z3 माइनस Z2, तो इसको हम कॉमन बनाना है हमें, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ Z3, इसको एज इट इज लिख देते हैं, Z2 माइनस Z3, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और ये मेरा बनेगा ट्वाइस ऑफ Z1 और ये मेरा बन जाएगा Z2 माइनस Z3। इस एक्सप्रेशन को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा Z2 माइनस Z3 और यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ Z3 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ Z1, ठीक है। यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3, ठीक है, Z2 माइनस Z3 और यहाँ बचेगा Z2 माइनस Z3 और यहाँ से 2 निकाला तो Z3 प्लस Z1। एक बार ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में क्या था, यहाँ पर Z1 माइनस Z3 माइनस Z2, सब जगह माइनस है, तो Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 क्या बनाना है यहाँ पर हमें, एक बार देखो इधर, तो Z1 माइनस Z3, Z3 माइनस Z2, तो आई थिंक थोड़ी सी लगता है कहीं प्रॉब्लम हो गई है, उसको देखते हैं ज़रा। तो Z2 माइनस Z3 तो है, Z1 माइनस Z3, तो यहाँ पर माइनस में गड़बड़ हुई है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर ये माइनस था और यहाँ माइनस किया, ये जो वैल्यू थी ये इधर से आई तो Z2 माइनस Z3 पॉजिटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तब इसको हम क्या करते हैं कि इन दोनों से कॉमन अगर ले तो फिर हमें कितना मिलेगा, यहाँ से निकलेगा 2Z2 निकल जाएगा, ठीक है, तो 2Z2 निकल जाएगा तो Z3 माइनस Z1 आ जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2Z3 निकाल देंगे और माइनस बाहर निकाल देंगे तो Z3 माइनस यहाँ Z1 बचेगा, ठीक है। तो ये हम करेक्ट कर देंगे इसको, यहाँ पर जो हमने ये लिया है इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, कॉमन हम यहाँ से दूसरी टर्म्स को लेते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं और कॉमन लेना वाला जो पार्ट था उसको हम थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया इरेज। अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी टर्म्स से कॉमन लेना है वो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, फिर से एक बार देखो, यहाँ पर मेरे को कॉमन इसमें से लेना है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं।
तो यहाँ से अगर मैंने क्या कॉमन लिया, 2z2 कॉमन रख लिया, 2z2 कॉमन रखेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2z2 कॉमन निकाल दो सबसे पहले, 2z2 कॉमन निकाल दिया तो बचेगा कितना, देखो यहाँ बच रहा है z3 माइनस z2, बचेगा नहीं इतना, 2z2 निकाला तो z3 माइनस z1 बच जाएगा, ठीक है, कितना बच जाएगा, z3 माइनस z1, ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन था हमारे पास। और बाकी दो टर्म्स बची हुई हैं, उसमें से हमने क्या कॉमन निकाल दिया, सपोज इसमें से हम निकालते हैं कॉमन 2z3 निकाल देते हैं यहाँ से, और माइनस भी निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2z3 यहाँ से हम निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं यहाँ से, -2z3, तो बचेगा कितना, देखो यहाँ पर बच रहा है, यहाँ z3 बचेगा और माइनस में ये z1 आ जाएगा, ठीक है, तो z3 माइनस z1 बचेगा, z3 माइनस z1 बचेगा, अब माइनस में आ गया। अब यहाँ से हमने क्या काम कर दिया, z3 माइनस z1 को बाहर निकाला, दोनों सेम ही बने, और 2 को भी बाहर निकाल दिया, तो बचेगा कितना, z2 माइनस z3, ठीक है, या तो ये एक्सप्रेशन, और ये किसको मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये 1 माइनस 3 मतलब 3 माइनस 1, और ये 2 माइनस 3 मतलब 3 माइनस 2, दोनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे और हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें से भी माइनस लिया, इसमें से भी माइनस लिया, तो ट्वाइस ऑफ z1 माइनस z3 और z3 माइनस z2 ये हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो z3 माइनस, यहाँ पर देखिए z3 माइनस z2 z1 माइनस, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन हमारा सही हो गया ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट।